Alright, students, as you all know that we have started our classes and we have learned these following topics. And today I'm gonna take the mega class of all the topics that we have learned in our previous classes. So I have written their definitions, one-liner definitions, so that you people can understand it easily. Fine. Okay. Our first definition: language. Okay. So, language is a source of communication. Whenever people ask you what is language, you will say that language is the source of communication. Means जबान राब्ता कायम है. Language is the source of communication. जब भी आपसे कोई पूछेगा कि भाई क्या है जबान, आप लोग कहेंगे लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. जबान राब्ता कायम करने का जरिया है. जबान के जरिए हम राब्ता करते हैं. Through language, we share the ideas, we send and receive the messages. Alright, did you understand what is language? Okay. फिर भाई टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में दो टाइप्स हैं हमारे. देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, elevated language and non-elevated language. If we talk about elevated language is the language that has its own alphabet and grammar. ऐसी जबान जिसके अपने अल्फाबेट हो. अल्फाबेट कहते हैं ए टू जेड, जो लाइन होती है, पट्टी होती है, उसको कहते हैं. अच्छा, एक कॉमन सेंस वाला भी हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों से कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, तो ये गलत है. इंग्लिश में एक अल्फाबेट है जिसमें 26 लेटर्स होते हैं. ठीक है. अगर लेटर्स पूछा जाए तो 26 है इंग्लिश में. अगर अल्फाबेट पूछा जाए तो एक अल्फाबेट है. एक अल्फाबेट जिसमें 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक. ऑलराइट. अब एलिवेटेड लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसकी अपनी अल्फाबेट हो और जिसके अपने ग्रामर हो. फाइन. ऐसी लैंग्वेज जिसके अपने अल्फाबेट हो, जैसे इंग्लिश. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंग्लिश, फॉर सपोज एलिवेटेड लैंग्वेज इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश के अंदर ए से लेके जेड तक आपके जो है अल्फाबेट है, लेटर्स है, और इसका अपना ग्रामर भी है. मींस जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम ग्रामर भी पढ़ेंगे कि भाई ये जुमला ऐसे बोला जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है. फाइन. thereafter we have non elevated language. It doesn't have its own alphabet and grammar. Non elevated language doesn't have its own alphabet and grammar. जो नॉन एलिवेटेड जबान है, लैंग्वेज है, उसका अपना ग्रामर भी नहीं होता, अल्फाबेट भी नहीं होते. जैसे मैं मिसाल दूं सराइकी. अब सराइकी लैंग्वेज के अल्फाबेट नहीं है. अगर हमने सराइकी में कोई बात लिखनी है तो हम उर्दू या सिंधी या इंग्लिश की हेल्प लेंगे. ठीक है. पश्तो, ब्राहवी, ये नॉन एलिवेटेड लैंग्वेजेस हैं. ठीक है. ऐसी जबान जिसको बोलने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखने की नीड ना पड़े, उसको हम कहते हैं नॉन एलिवेटेड लैंग्वेज. उसके बाद है भाई ग्रामर. ग्रामर हमारा एलिवेटेड लैंग्वेज के अंदर होता है. ठीक है जी. अब ग्रामर के बारे में अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज ग्रामर, हाउ वुड यू आंसर टू दैट क्वेश्चन? यू वुड से दैट ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड्स इनटू राइट प्लेस. Grammar is an art of putting right words into right place. What do we mean by right words into right place? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर सपोज मैं अगर ग्रामर के बगैर जुमला लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये देखिए. मैं कहता हूं मैं स्कूल जाता हूं, इसकी अंग्रेजी अगर हम लिखें तो मैं स्कूल जाता हूं. अगर मुझे ग्रामर नहीं आएगी तो मैं कुछ इस तरह से सेंटेंस लिखूंगा. सो दिस सेंटेंस इज विदाउट ग्रामर. बट अगर मैं ग्रामर के साथ सेंटेंस लिखूंगा तो मुझे पता है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमने वर्ब लिखना है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखना है. अब मैं सेम सेंटेंस मैं स्कूल जाता हूं किस तरह से लिखूंगा? आई गो टू स्कूल. वेरी गुड. आई गो टू स्कूल. So this is the power of grammar. When we know the grammar, then we will come to know that which are the right words and where to put them. मीन्स हमें फिर पता चल जाएगा ग्रामर पढ़ने के दौरान कि कौन से सही अल्फाज हैं और उनको कहाँ पे रखना है. इसलिए हम कहते हैं ग्रामर सही अल्फाजों को सही जगह पे रखने का फन है. ऑलराइट.
फिर हम पढ़ते हैं लेटर। लेटर हम कहते हैं हर्फ को, लेटर कहते हैं हर्फ को। तो इट इज अ साइन और सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज दैट हैज इट्स ऑन साउंड। अब लेटर हम किसी भी जबान की निशानी को कहते हैं जिसकी अपनी आवाज हो। मिसाल में उर्दू की मिसाल दूं आपको, तो उर्दू के अंदर आपके अलिफ बे पे है, ये क्या है, सिंबल्स हैं, निशानियां हैं किसी भी जबान की, और इसके अपनी क्या है, साउंड्स भी हैं। पे का साउंड है प, जीम का साउंड है ज, तो ये क्या है, लेटर है। इसी तरह से सेम लाइक दैट इन इंग्लिश वी हैव ए बी सी, फाइन। फॉर सपोज वी हैव डी, डी का साउंड क्या है भाई, ड है, ठीक है जी। तो दे आर साइन और सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज, ये किसी भी जबान की निशानियां होती हैं और जिनका अपना क्या होता है, साउंड। दे हैव देयर ओन साउंड, हर लेटर का अपना साउंड है। पी लिखेंगे तो उसका साउंड है प, ठीक है। पे लिखेंगे तो उसका साउंड है प, मीन्स दे हैव देयर ओन साउंड। हर लेटर का अपना साउंड होता है। आपसे कोई भी पूछेगा कि भाई व्हाट इज लेटर, लेटर बताएं क्या है, तो आप लोग बोलेंगे लेटर जो है वो किसी भी जबान की निशानी को कहते हैं, हर्फ, और उसका अपना क्या होता है, साउंड। इट हैज इट्स ओन साउंड, फाइन। फिर हम पढ़ते हैं वर्ड। वर्ड जो है आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है दैट गिव्स सम मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स सम मीनिंग। जैसे मैं आपको यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ के वाई एस, के एस वाई। नाउ के एस वाई है तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, बट इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही, सेंस नहीं निकल रहा, तो इसको मैं वर्ड नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इसको वर्ड। एस के वाई, इसका मीन्स आसमान। अब इसको मैं वर्ड कहूंगा, क्यों, क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, हरूफ का मजमुआ तो है, लेकिन इसकी मीनिंग भी निकल रही है, मीनिंग भी है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसकी क्या हो, मीनिंग हो, आई बात समझ में, तो उसको हम कहेंगे वर्ड, उसको हम लफ्ज कहेंगे। Thereafter we have phrase. Phrase is a group of words that doesn't give us full sense. Phrase doesn't, so it it is a group of words and it doesn't give the full sense. पूरा सेंस नहीं देता, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे मैं आपको कहूं फ्रेज का एग्जांपल कि भाई इन द क्लास, इन द क्लास, क्लास में, मीनिंग तो मिल रही है, पता तो चल रहा है क्या कहने, क्या रहे, क्या कह रहे हैं, बट पूरा सेंस नहीं मिल रहा। व्हाट इन द क्लास, ही इज स्टडिंग इन द क्लास, यहाँ तो पूरा सेंस मिल रहा है, बट वो सेंटेंस है। अगर हम सिर्फ कहें इन द क्लास, ऑन द टेबल, विथ माई फ्रेंड, फाइन, ओके, और एट 5 PM, तो ये सारे फ्रेजेस होते हैं। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा अल्फाजों का मजमुआ जो पूरा सेंस ना दे, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज। Thereafter we have sentence. Sentence is a group of words that gives full meaning and sense. ऐसा group of words जो पूरी मीनिंग भी दे, सेंस भी दे। सेंटेंस के पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आई स्पीक इंग्लिश, so this is the proper sentence, it is giving us full sense, that's why we can call it a sentence. After sentence we have subject and predicate, they are also the part of sentence. तो भाई सब्जेक्ट क्या होता है, इट इज डूअर ऑफ एक्शन एंड टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। अब सब्जेक्ट की ज्यादातर डेफिनेशन बच्चे बताते हैं सर इट इज डूअर ऑफ एक्शन। अगर खाली हम डूअर ऑफ एक्शन कहेंगे तो मैं कहूं ही इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, लेकिन एक्शन कहाँ है, डूअर ऑफ एक्शन कहेंगे तो यहाँ पे एक्शन तो है ही नहीं। एक्शन हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स को, आना जाना, खाना पीना, हंसना बैठना, उठना रोना, कम गो, रीड वॉक टॉक ईट थिंक, ये सारे आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर है, तो इस तरह के भी तो सेंटेंसेस होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमारा जो वर्ब मेन नहीं होता, एक्शन नहीं होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वहां पे टॉपिक ऑफ द सेंटेंस कहेंगे। मीन्स सब्जेक्ट वुड बी डिफाइंड एज टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस है। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं ही ईट्स फूड,
तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर ऑफ एक्शन है, बिकॉज यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ईट, ईट इज एन एक्शन, so that's why subject is doer of action and topic of the sentence. After that we have predicate. Predicate it gives the information of subject, means predicate जो है वो subject की information देता है, कैसे? Let's see. He goes to Karachi. For suppose ये आपका सब्जेक्ट है और ये वाला पार्ट आपका प्रेडिकेट कहलाएगा. नाउ प्रेडिकेट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, कैसे? कि भाई गोज टू कराची, कराची जाता है, कौन जाता है? ही जाता है, ही इज सब्जेक्ट. तो ये वाला पार्ट जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी? सब्जेक्ट की. सो प्रेडिकेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट. उसके बाद है भाई क्लॉज. क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. क्लॉज जो है वो सेंटेंस का पार्ट है और उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. फॉर सपोज इफ आई राइट एन एग्जांपल ऑफ इट, फॉर सपोज ही लाइक्स मैंगोज बट ही doesn't like apples. You can see that here we have subject and this is the predicate and ये दोनों हिस्सा है सेंटेंस के. अगर यहाँ पे आगे सेंटेंस नहीं होता तो ये आपका फिर क्लोज नहीं होगा, ये सेंटेंस होगा, बट ये सेंटेंस आगे भी जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारा predicate है. So when we combine subject and predicate together and they are the part of the sentence, it will form a clause. So यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक क्या है? It is a clause. It is a clause here. अच्छा, ये आपका है कंजक्शन. कंजक्शन का काम क्या है? Joins two clauses. दो clauses को join करता है कौन? कंजक्शन. ठीक है. उसके बाद ये एक और अपना सब्जेक्ट एंड ये हमारा प्रेडिकेट एंड व्हेन वी कंबाइन देम टुगेदर इट विल फॉर्म अ क्लॉज. सो दैट इज द क्लॉज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. देयर आफ्टर वी हैव कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. आम नाम है. कॉमन नाउन इज अ आम नाम. जैसे बॉल, क्लास, स्कूल, बॉय, गर्ल, सिटी, these all the words are common and इन words को हम कहते हैं भाई common noun. उसके बाद है भाई proper noun. proper noun is a particular name of person, place or thing. जैसे मैं किसी बॉय का खास नाम लूंगा, जैसे विशाल इज proper noun. हाँ, या मैं मोबाइल का नाम लूंगा खास, जैसे ओप्पो मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, ये प्रॉपर है. या मैं खाली स्कूल कहूंगा, ओनली स्कूल, तो ये कॉमन है. बट मैं कहूँ स्टेम स्कूल, तो ये प्रॉपर है. तो इन दिस वे जब वो खास नाम हम लेते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. देयर आफ्टर वी हैव कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ नाउन्स. नाउन्स के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन के अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे हमारा फ्लॉक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं. हर्ड है, जूरी, ग्रुप ऑफ जजेस. फ्लीट है, फ्लीट कहते हैं ग्रुप ऑफ शिप्स दैट सेल इन द वाटर. ठीक है जी. या हम क्राउड कहेंगे, क्राउड लोगों का जो मजमुआ होता है जिसको हम भीड़ कहते हैं. बंच कह सकते हैं, डजन कह सकते हैं, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स कह सकते हैं. ठीक है जी. या आपका डजन है, डजन 12 क्वांटिटी को हम डजन कहते हैं. जैसे डजन ऑफ एग्स, 12 एग्स को कहेंगे. डजन ऑफ बनानास, 12 जो है बनानास. सो डजन या ये जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, दे आर नॉन एज कलेक्टिव नाउन एंड कलेक्टिव नाउन्स आर व्हाट? ग्रुप ऑफ नाउन्स. दे आर ग्रुप ऑफ नाउन्स. उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एक्शन. किसी भी एक्शन का नेम है. एक एक्शन है लाफ. लाफ मीन्स हंसना. अब उस हंसने के दौरान क्या निकलता है? हंसी निकलती है. तो हंसी जो वर्ड है मीन्स लाफ्टर. जो वर्ड है लाफ्टर, ये नाम है किसी एक्शन का. लाफ्टर इज नाउन. हंसी ये नाउन है. ठीक है. या किसी स्टेट का नाम हो भाई, जैसे कोई पुअर है, पुअर गरीब है, ये क्या है? इसकी स्टेट है. अब उसके पास क्या होगी? पॉवर्टी, गुर्बत. उसके पास क्या होगी?
पॉवर्टी मीन्स गुर्बत। और उसके बाद है क्वालिटी का नाम, जैसे कोई गुड है तो उसके पास क्या होगी, गुडनेस। बैड है तो क्या होगी, बैडनेस। काइंड है तो क्या होगी, काइंडनेस। सो काइंडनेस, गुडनेस, बैडनेस, ये सारे नेम्स हैं क्वालिटी के, एंड दे आर विच नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मूविंग फॉरवर्ड, मटेरियल नाउन फिर आता है हमारे पास। क्या आता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। ऐसे खाम चीज का नाम है जिससे दूसरी चीजें बनती है, जैसे गोल्ड, सोने से जो है आपकी इयररिंग्स बनती हैं, बैंगल्स बनते हैं, रिंग बनती है और बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, मतलब ऐसी चीजों के नाम जिससे आप दूसरी चीजें बनाते हैं। ठीक है, वुड से आपके दरवाजे बने हैं, विंडोज बनी हुई है, टेबल्स चेयर्स बनी हुई है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीजें जिनसे दूसरी चीजें बने, उनको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। फिर आता है भाई पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले हमें प्रोनाउन को पता होना चाहिए कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। क्यों यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। वी यूज प्रोनाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इट इज यूज फॉर सब्जेक्ट एंड इट इज यूज फॉर पर्सन, एंड देयर आर थ्री पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है सेंटेंस के अंदर, और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर तीन पर्सन्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है आपका सेकंड पर्सन, तीसरा होता है आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज नॉन एज स्पीकर, सेकंड पर्सन इज नॉन एज लिसनर, थर्ड पर्सन इज नॉन एज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है सेंटेंस में, आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन लिसनर होता है, वो है यू। थर्ड पर्सन है आपका ही, शी, इट एंड दे, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। उसके बाद है भाई पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो द ओनरशिप एंड पोजीशन। पजेसिव प्रोनाउन जैसे दिस पेन इज माइन। अभी जो माइन वर्ड है ये मिलके शो कर रहा है पेन की, कि ये पेन किसकी है, मेरी है। दिस पेन इज माइन, तो ये आपका पजेसिव क्या है, प्रोनाउन है। जैसे मैं कहूं दिस मार्कर इज योर्स, ये मार्कर आपका है, तो यहाँ पे मैंने क्या शो किया, पोजीशन शो की, मिलके शो की। या मैं कहूं दैट फोन इज हिज, वो फोन उसका है। ठीक है, जहां तो ये जो भी वर्ड्स हैं, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, आवर्स, योर्स, ये सारे आपके वर्ड्स क्या कहलाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द थिंग्स मींस नाउन्स, दिस, दैट, दीस, दोस, ये चार वर्ड्स आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे मैं कहूं दैट इज अ न्यू फैन, मैंने पॉइंट आउट भी किया और दैट वर्ड यूज किया। दैट तब यूज करते हैं जब किसी सिंगुलर चीज के लिए इस्तेमाल हो और वो हाथ की पहुंच से दूर हो। हाथ की पहुंच से दूर है ना, तो हम दैट यूज करेंगे। अगर कोई चीज हाथ की पहुंच में है तो दिस यूज करेंगे। जैसे मार्कर है, दिस इज अ न्यू मार्कर, तो दिस तब जब हाथ पहुंचेगा और सिंगुलर हो, दैट तब जब हाथ ना पहुंचे एंड सिंगुलर हो। अब दीज एंड दोस प्लूरल्स के लिए यूज होते हैं। दीज एंड दोस, जस्ट लाइक इफ आई से दीज आर द मार्कर्स, सो दीज जो है नियर थिंग्स के लिए यूज होगा और प्लूरल के लिए यूज होगा। इफ यू पीपल से, आप वहां पे बैठे हो और मार्कर्स के लिए कहोगे, आप बोलोगे दोज आर योर मार्कर्स, मीन्स आपने दोज वर्ड यूज करना है। ठीक है जी। तो लास्ट में जेंडर्स है। जेंडर्स हमारे जो है जिन्स को जाहिर करते हैं। देयर आर फोर जेंडर्स। एक है मेस्कुलाइन, मर्द, फेमिनाइन, औरत, कॉमन जो कि ऐसा वर्ड सबके लिए इस्तेमाल हो, मेल और फीमेल के लिए। चौथा है न्यूटर। जैसे मैं कहूं अंकल, अंकल इज मेस्कुलाइन क्योंकि मर्द है। इसका फेमिनाइन क्या होगा, आंटी या आंट। या मैं मार्कर का नाम हूं, मार्कर, ये कौन सा जेंडर होगा, ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स न्यूट्रल जेंडर। और चौथा आपका जो जेंडर है कॉमन। जैसे मैं कहूं टीचर, टीचर कैन बी विमेन और मैन, दोनों हो सकते हैं, तो टीचर इज कॉमन जेंडर। या पेरेंट, वालदेन, वालदेन में मर्द भी हो सकता है, मदर और फादर भी हो सकती हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो दोनों के लिए हम यूज करें, उस वर्ड को हम कहते हैं कॉमन जेंडर। So that was all about our today's
class. These were the topic of discussions that we have done. If you people have any kind of question regarding our today's class, you people can ask.